फॉरवर्ड उसको लेके बैठे मत रहो, बैठे रहना ही वहाँ पे सिन है। यूज पुट किया है तो आपको यही करना है। इधर में क्या होता है, और मैं बी से ही पहले इसलिए शुरू करता था क्योंकि हेलो एवरीवन एंड आई एम बैक अगेन एंड टुडे विल बी डिस्कसिंग ऑन हाउ पेपर प्रेजेंटेशन या टाइम मैनेजमेंट कैन बी एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हेन यू आर राइटिंग अ पेपर। ओके, तो जनरल सा ओवरव्यू ले लेता है पहले तो पेपर का। तो बेसिक सा है जनरल ट्रेंड, यू हैव केस बेस्ड, यू हैव MCQs and AR, then you have VSA, SA, LIT, that is short answer, very short and long answers. तो बेसिकली ओवर कॉमन सा ही है, जनरल सा ट्रेंड है। तो बेसिकली कमिंग टू द फर्स्ट 15 मिनट्स यू हैव, उसमें सबसे पहले डिसाइड कर लो और क्वेश्चंस पे कौन से और क्वेश्चंस तुम्हें करना है, कौन से और क्वेश्चंस तुम्हें स्किप करना है। एंड देन ऑल्सो ट्राई डिसाइडिंग द सीक्वेंस ऑफ द सेक्शंस, जैसे B है, C है, D है, A, E, जो भी है, जो भी तुम्हें सही लगता है वो सीक्वेंस को डिसाइड कर लो। और कोशिश करो कि एट द बिगनिंग जब स्टार्टिंग के 2-3 पेज फिल कर रहे हो पेपर्स के, तो उसमें जो क्वेश्चन जिस सेक्शन का है उसे उसी के अंदर लिखो, मतलब एट द एंड जाके नहीं लिख रहे हो। तो जो भी सेक्शन पकड़ रहे हो कोशिश करो कि यू एंड अप रैपिंग अप एंटायर थिंग इन दैट सेक्शन इटसेल्फ। तो जैसे इफ़ यू आस्क मी, जो मैं प्रेफर करता था, मैं पहले BCD सेक्शंस पे जाता था, केस स्टडी एंड देन MCQ। दिस इज़ बिकॉज मेरे को ऐसा लगता था कि MCQ या एसर्शन रीजन्स, उस पर मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ कि आई वुड स्टक अप समवेयर एंड देन आई वुड एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम देयर, जो आपको नहीं करना है। मतलब BCD में क्या होता है, और मैं B से ही पहले इसलिए शुरू करता था क्योंकि वो रिलेटिवली थोड़ा लाइट रहता था, थोड़ा आसान रहता था। तो होता क्या था कि उससे एक मोमेंटम आ जाता था, एक कॉन्फिडेंस गेन हो जाता था, जिसके वजह से बाद का पेपर भी प्रिटी वेल हो जाता था। तो यही करना है। पहले आई वुड सजेस्ट BCD कर लो। बहुत लोग पहले वेरी लॉन्ग भी करते हैं एंड देन लॉन्ग एंड देन शॉर्ट, बट मैं वही प्रेफर करता हूँ, BCD करूँगा देन A एंड देन आई वुड गो टू E। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मोमेंटम गेन हुआ, यू विल हैव एन एज, बस वही है और कुछ नहीं है। एंड ये चीज़ है कि क्वेश्चंस बहुत केयरफुली पढ़ना। कभी कभी होता क्या है, यू एंड अप ओवरलुकिंग अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। कोई एक पार्ट देखते हो, दूसरा पार्ट रह जाता है, वो वाला चीज़ हमें नहीं करना है। एंड एक और चीज़, अगर आप मार्किंग स्कीम में भी अपने देखोगे तो उन्होंने क्या किया है कि फॉर्मूलाज पहले मेंशन किया है एंड देन उस पर वैल्यूज पुट किया है। तो आपको यही करना है, इधर आप वैल्यूज पुट सीधा कर रहे हो तो ब्रैकेट में दिखाओ उन्हें, या पहले फॉर्मूला पुट अप करो एंड देन उस पर वैल्यूज इंसर्ट करो। यूनिट्स का ध्यान रखना, कई क्वेश्चन में रुपीज़ होता है, कहीं पे स्क्वायर यूनिट्स होता है, यूनिट्स होता है, उस चीज़ का ध्यान रखना होता है क्योंकि उसका भी वो हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स वो डिडक्ट कर सकता है, डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर, और करते ही है इन जनरल ट्रेंड। एंड कोई भी क्वेश्चन हो, आई मीन एनी क्वेश्चन, यू नो हाउ मच डिफिकल्ट यू फाइंड इट, बट छोड़ना नहीं है, कुछ भी लिख दो। लाइक प्रोबेबिलिटी का कोई आया, नहीं हो रहा है, बेस थ्योरम का जनरल सा फॉर्मूला लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, बट लिखना तो है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। टाइम मैनेजमेंट पे आते हैं तो लाइक जनरल सा रहता है कि कौन कितना टाइम किसको देना चाहेगा। तो जो मेरा केस रहता था कि सेक्शन A 20 क्वेश्चंस है, तो आई वुड लाइक कि 40 से 45 मिनट्स दो। MCQ और एसर्शन रीजन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना। सेक्शन B आया वेरी शॉर्ट, 20 मिनट के अंदर वाइंड अप करो, बहुत ज़्यादा टाइम उसमें भी नहीं देना। अब 20 मिनट का मेरा ये रहता था कि मान लो 5 क्वेश्चन है, 4 मिनट एक बार दे दिया तो 20 में वाइंड अप कर दिया। एंड देन सेक्शन C आया, सिमिलरली उसको 30 मिनट्स पे 6 क्वेश्चन है, 5 मिनट मान लो। एंड देन ऐसे ही मतलब मैं अपने हिसाब से बढ़ाते चलता जाता था कि मान लो 6 लग जाएगा, 7 लग जाएगा, और वो आपको ऐसे भी पता चलता रहता था कि जैसे आप जितने सैम्पल पेपर्स दे रहे हो तो आपको एक आइडिया लगता था कि आपको इस पर इतना टाइम लग रहा होगा। जनरली ये रहता है कि 150 मिनट्स में ट्राई करो कि क्वेश्चन पेपर हो जाए, जितना आ रहा है एटलीस्ट उतना तो हो ही जाए। लास्ट के 30 मिनट्स में जहाँ अटक गए, वेयर एवर यू स्टक, उस पर जाके फिर से देखो। होता क्या है कि कर रहे होगे क्वेश्चन, कैलकुलेशन पे कभी अटक जाओगे, कहीं पे कोई स्टेप नहीं आ रहा होगा, लीव दैट स्पेस, जस्ट गो फॉरवर्ड। उसको लेके बैठे मत रहो, बैठे रहना ही वहाँ पे सिन है, तो बैठे नहीं रहना है, बस करते जाओ। ऐसा इफ़ यू सी दी मार्किंग स्कीम जो कि उन्होंने यूज़ किया, तो जैसे कि इफ़ यू सी उन्होंने सब कुछ लिखा है कि अगर ऑर्डर एग्जिस्ट करना है तो क्या हो रहा है, जैसे कि MCQ क्वेश्चन नंबर 2 में। एंड देन इफ़ यू सी जैसे व्हेन मैट्रिक्स A is Q सिमेट्रिक तो A ट्रांसपोज इक्वल्स माइनस, अब ये पता है पर फिर भी लिखना होता है। जैसे पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं PA यूनियन B एंड देन उस पर वैल्यूज इनपुट कर रहे हैं। फॉर ऑब्ट्यूज एंगल कॉस थीटा का क्या होगा, तो मतलब बेसिकली उन्होंने हर एक स्मॉल चीज़ों को मेंशन किया और इसके लिए मार्क्स भी अलॉट किया है। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये इंटीग्रेशन पे होता है, इनडेफिनिट पे जो C कांस्टेंट आता है उसे भी मेंशन करना होता है। हमारा आदत होता है कि हम भूल जाते हैं, बट ठीक है उसे मेंशन करना होता है। और MCQs में एक और चीज़ ध्यान रखो कि
आंसर आ जाए, बट लास्ट में मेंशन कर दो कि ठीक है द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी या वट एवर इट इज़, वो मेंशन करना होता है। तो बेसिकली अगर आप पूरा भी देखोगे ना मार्किंग स्कीम में, तो उन्होंने कुछ एक कॉमन सेट ऑफ पैटर्न है उसी को फॉलो किया। जैसे बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, स्क्यू मैट्रिक्स है तो इसीलिए ये कर रहे हैं, बेसिकली रीज़न फॉर एवरीथिंग यू आर डूइंग। एंड यूनिट्स का ध्यान, अगर आप देखोगे स्क्वायर यूनिट्स है तो उन्होंने ध्यान दिया है यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो वो चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। बेसिकली मार्किंग स्कीम में 3-4 पॉइंट्स दिया और उन्होंने उसी को ही पूरे सारे क्वेश्चंस पे फॉलो किया है। तो मार्किंग स्कीम इज लाइट। प्रेजेंटेशन पे बात करते हैं तो थोड़ा वाइडली लिखना, स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस को बहुत ही क्लियर रखना, अगर हो सके तो एंड में टाइम मिले तो मार्जिन देना। देखो मैंडेटरी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन के बाद उस पर टाइम स्पेंड कर रहे हो, नो, एट दी एंड मेक श्योर अगर टाइम हो तो कर दो, वरना लाइट है, इट्स नॉट दैट टफ। बाकी तो एट दिस पॉइंट प्रैक्टिस करो, और ये सब तो ठीक है बट ट्राई सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स, उससे खुद को भी आइडिया लगेगा कि तुम्हारे पॉइंट से तुम्हें कितना टाइम लग रहा है एट एवरी सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो दैट्स इट एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, ऑल द वेरी बेस्ट।